आज हम रूसो के सामाजिक समझौते की विशेषताएं देखेंगे। पहले हमने उसका मानव व्यवहार देखा। उसने कहा कि मानव अच्छा निर्दोष है और संपत्ति के कारण ही उसमें जो विकार हैं, जो विकृतियां हैं वो उत्पन्न हुई हैं और प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी है। समझौते का कारण उसने बताया कि जो व्यक्ति पहले एक भोले भाले पंछी की तरह जीवन बिता रहा था, उसमें संपत्ति के उदय के कारण जो तनाव का वातावरण उत्पन्न हो गया, उस तनाव से बाहर निकलने के लिए उसके द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। समझौते के स्वरूप में हमने देखा था कि उन्होंने जनप्रिय संप्रभुता का विचार दिया, जिसमें सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का त्याग सामूहिक भावना से सामूहिक रूप में करते हैं। उनके द्वारा राज्य के लिए सामान्य इच्छा, और जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है उसके लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया है। अब हम समझौते की विशेषताएं देख लेते हैं। सामाजिक समझौते में व्यक्ति अपनी सारी शक्ति, अधिकार सबको समर्पित कर देता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने समान रूप से अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया है। समझौते की क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर सामूहिक व्यक्तित्व स्थापित होता है। मतलब उसमें ये अनेकता में एकता स्थापित की है। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की स्वतंत्रता का अंत हो जाता है और वह वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। समझौते के परिणाम स्वरूप व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक सामान्य इच्छा ले लेती है। रूसो के अनुसार समझौते में किसी सरकार की स्थापना नहीं, वरन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है, जिसका संचालन सामान्य इच्छा से होता है। सामान्य इच्छा, सबके भले की इच्छा। इस समझौते के द्वारा व्यक्ति कुछ भी नहीं खोता, क्योंकि जो अधिकार वह दूसरों को अपने ऊपर देता है, वही अधिकार उसे समाज का नागरिक होने के नाते मिल जाते हैं। रूसो के अनुसार समझौता कोई ऐसी घटना नहीं है जो कभी एक बार घटी हो। यह तो एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। रूसो के अनुसार समझौता कैसा है? निरंतर चलने वाली चीज़ है, कंटिन्यू है। इस प्रकार उत्पन्न राज्य एक सावयव राज्य है, मतलब मानव शरीर की भांति राज्य है, वो कार्य करता है। तो इस प्रकार रूसो का सामाजिक समझौता होब्स और लोक से भिन्न है। होब्स की भांति रूसो ने माना कि समझौते के लिए उत्सुक व्यक्तियों ने अपने अधिकार बिना किसी शर्त के त्याग दिए, लेकिन यह अवश्य है कि होब्स के गंतव्य के विपरीत ये अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं सौंपता। लोक की भांति रूसो ने स्वीकार किया कि समझौते के बाद संपूर्ण समाज, जो सारी सत्ता है, वो समाज में आ गई। अब होब्स के इस सिद्धांत की आलोचना की गई 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर। सामाजिक समझौता सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय रहा। बेंथम, सर फ्रेडरिक पोलक, वाहन, एडम वर्क आदि विद्वानों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की है। सर हेनरी मैन ने तो कहा है, समाज और सरकार की उत्पत्ति के इस वर्णन से बढ़कर व्यर्थ की वस्तु और क्या हो सकती है। अब उसकी आलोचना किस आधारों पर की गई वो हम देखते हैं। पहला है प्राकृतिक अवस्था का काल्पनिक चित्रण। रूसो ने जो अवस्था का चित्रण किया है, शांति में, सुख में, वैसी यथार्थ में नहीं है, ना ही कोई ऐतिहासिक उसका मतलब प्रमाण मिला है। मानव स्वभाव का गलत अध्ययन। रूसो की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण मानव स्वभाव की गलत धारणा पर बना है। इसका मत है कि मौलिक रूप से मनुष्य अच्छा और गुणी है, उसके समस्त दोष बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। विचित्र विरोधाभास है। होब्स के अनुसार सामाजिक समझौता है जो वो व्यक्ति और समाज में होता है, और रूसो के अनुसार जो सामाजिक समझौता है वह भी व्यक्ति और समाज में होता है। दूसरी ओर रूसो ये बताता है कि समाज समझौते का परिणाम है।
एक तरफ तो वो कह रहा है कि समझौता हुआ व्यक्ति और समाज में है, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि समाज समझौते का परिणाम है। तो ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करता है। राज्य समझौते का नहीं, विकास का परिणाम है। अगर हम सही राज्य की उत्पत्ति का ऑथेंटिक सिद्धांत देखें तो वो विकासवादी सिद्धांत है कि राज्य का विकास धीरे धीरे शून्य शून्य हुआ है, व्यक्ति को निरंकुशता के हवाले कर देता है। रूसो के अनुसार समझौते के द्वारा व्यक्ति अपनी सारी स्वतंत्रताएं, अधिकार सब समाज को सौंप देता है। इस प्रकार जिस समाज को वो सौंपता है उसका कोई मूर्त रूप नहीं है। तो वो सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग करता है। तो सामान्य इच्छा निरंकुश हो सकती है। तो ये हमने रूसो के सामाजिक समझौते की कुछ आलोचना देखी। इसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन आता है, शीश विहीन लेव्याथन। अब ये इसका क्या अर्थ है? देखो, लेव्याथन होब्स का विचार था। होब्स का जो निरंकुश शासक है वो लेव्याथन है, और रूसो ने भी सारी शक्तियां सामान्य इच्छा के नाम से दे दी। तो उसने भी एक तरह से निरंकुश शासन की बात कर ली। तो होब्स का जो निरंकुश था वो एक व्यक्ति था, वो सामने दिखाई दे रहा था लेव्याथन के नाम से। लेकिन रूसो का जो निरंकुश व्यक्ति है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो पूरे समाज की सामान्य इच्छा, आदर्श इच्छा की बात कर रहा है। तो वही बात, निरंकुश शासन है लेकिन उसका मूर्त रूप नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो इसलिए रूसो के राज्य को शीश कटा लेव्याथन या शीश वहीन लेव्याथन कहा जाता है, कि उसके अंदर निरंकुश व्यक्ति दिखता है लेव्याथन के रूप में होब्स के विचारों में, और रूसो का निरंकुश व्यक्ति दिखाई नहीं देता। ये हमने होब्स के विचारों की आलोचना देखी। इसे काल्पनिक और निरंकुश कहा गया है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का महत्व ये है कि उसने देवीय अधिकार के सिद्धांत की आलोचना की। उस समय में राज्य की उत्पत्ति के लिए देवीय सिद्धांत को माना जाता था, और इसने पहली बार व्यक्तिवाद को जन्म दिया। माना कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो व्यक्ति के लिए हुई है, और उन्होंने लोकतंत्र की बात कही। राज्य और शासन का आधार है वो जन सहमति को बताया, और लोकप्रिय संप्रभुता का विचार है वो प्रतिपादित किया।